Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NID Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 13 में। और आज हम देखेंगे डिफरेंट कंडीशंस ऑन वीसीआरएस सिस्टम। तो आपको कहा जा सकता है कि वीसीआरएस सिस्टम की आप लोगों को इफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम वही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। आप अपने वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। आई होप आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। तो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि बेसिक्स ऑफ वीसीआरएस सिस्टम क्या होता है। तो लर्निंग आउटकम अचीव्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट कंडीशंस ऑन वीसीआरएस सिस्टम टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, ड्राई एंड वेट कंप्रेशन सिस्टम। तो ये रहा आपका वीसीआरएस सिस्टम। ठीक है, अब इसका आप लोगों को सीओपी बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए ये है इसका डायग्राम। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग इसको ड्राई कॉम्प्रेशन। ड्राई कॉम्प्रेशन यानी क्या होता है, देखो इवेंचुअली हम लोगों का मेन आइडियल आइडियल जो डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप लोगों को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब इवोपरेशन के बाद में यहाँ पर कौन सा प्रोसेस में चाहिए, यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट पेपर कंडीशन में। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, वो वेपर प्लस लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, वेपर प्लस लिक्विड फॉर्म मतलब ये 1 पॉइंट पे होना चाहिए था उसे, देखिए ये 1 पॉइंट पे होना चाहिए था उसे, लेकिन वो कहाँ आ जाता है 1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्रेशन प्रोसेस चालू होती है। अब कॉम्प्रेशन प्रोसेस चालू होने के बाद वो कहाँ तक कॉम्प्रेस होता है, ड्राई सैचुरेटेड लाइन तक, ड्राई सैचुरेटेड लाइन तक। देखें यहाँ पर टेम्परेचर प्रोसेस में भी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसकी जो सीओपी है वो बढ़ेगी कि कम होगी, ऑब्वियस है कम होगी। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ तक आना चाहिए था लेकिन ये यहाँ तक ही आया, मतलब इसका जो डिस्टेंस है उसने क्या किया, कम ट्रैवल किया। ऊपर से कंप्रेसर के ऊपर में क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको जहाँ पे वेपर मतलब वेपर को उसको कॉम्प्रेस करना था वहाँ पे उसको लिक्विड को कॉम्प्रेस करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा ताकत लग रही है। तो इससे सीओपी इंक्रीज होंगी क्या अपनी, नहीं होगी, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस क्या है, अपने लिए कोई काम की नहीं है। दूसरी प्रोसेस देखते हैं। दूसरी प्रोसेस रहेगी वेट कॉम्प्रेशन। अब इसमें क्या हो सकता है आप लोगों के लिए कि मान लीजिए आपका जो प्रोसेस है यहाँ पर वेट कॉम्प्रेशन हो गया, लेकिन कॉम्प्रेसर ने फिर भी उतना ना काम नहीं कर पाया। और जो कॉम्प्रेशन के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस में पहुँचना था, यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर पहुँच पाए क्या, नहीं। आपका जो वेपर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर भी लिक्विड रीजन में ही रह गया, वेपर प्लस लिक्विड रीजन में, है ना। मतलब प्रोसेस 1 to 2 आपकी बराबर से कंप्लीट हुई क्या, नहीं हुई। मतलब क्या हो रहा है, वेपर ना पहुंच कंप्रेसर के पास वेपर ना पहुंचते हुए वो लिक्विड ही पहुंच रहा है, और लिक्विड ही वहाँ पे फैल रहा है, फिर वापस से लिक्विड ही कंडेंसर में जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है कि नहीं। तो डिसएडवांटेज इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि लिक्विड पार्ट जो है रेफ्रिजरेंट का वो एंटर हो रहा है कहाँ पे, कंप्रेसर पे, जिसकी वजह से उसके जो वॉल्स है, उसके जो मूविंग पार्ट्स है वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल पहले से प्रेजेंट है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या रहेगा, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या हो गया, आपका कंप्रेसर का खराब हो गया। ठीक है, अगर किसी को कंप्रेसर के बारे में अच्छे से जानना है तो वो क्या करेंगे, आप लोग कंप्रेसर के ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए, आपको प्रैक्टिकल उसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ द कंडेंसर। तो कंडेंसर के ऊपर देखिए जो हीट ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर सीओपी निकालना है तो सीओपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो यहाँ पर H1 माइनस H4 जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, कम हो गया। तो आपकी COP बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। सो ये जो प्रोसेस है आपके लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकती, मतलब वेट एंड ड्राई कॉम्प्रेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू इंक्रीज द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें। तो चलिए मैं एक और प्रोसेस देखता हूँ, उसका नाम है सुपर हीटिंग। ठीक है, ये आपका VCRS सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया आपके इवोपरेटर से जो भी रेफ्रिजरेंट निकलना चाहिए था वो इस प्रोसेस तक निकलना चाहिए था, है ना, मतलब ड्राई सैचुरेटेड लाइन तक निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, उसको और थोड़ा सा हीट कर दिया, और थोड़ा सा हीट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, वेपर को सुपर हीटेड वेपर कर दिया। ठीक है, सुपर हीटेड वेपर कर दिया। अब सुपर हीटेड वेपर करने के बाद जब कंप्रेसर के पास वो वेपर पहुंचा, जो कंप्रेसर के पास मतलब यहाँ पर जब वो वेपर पहुंचा इस पॉइंट के पास, तो क्या हुआ, उसको कम लोड लगा, मतलब ताकत उसको कम लग गई, आपको कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ी कंप्रेसर के पास में, है कि नहीं। सक्शन जो है यहाँ पर इवोपरेटर के ऊपर, इवोपरेटर से जो कंप्रेसर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर कम लोड लग गया। इसकी वजह से क्या होगी, आपकी COP जो है वो बढ़नी चाहिए। देखिए आपको इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, 1 तक ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पे पहुंचा, 1 पे, मतलब सुपर हीटेड स्ट्रीम में पहुंचा। और TS डायग्राम में भी ये सुपर हीटेड स्ट्रीम में यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी COP फाइंड आउट करता हूँ तो COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखिए कितना, H1 डैश माइनस H4 होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। आपका न्यूमरेटर बढ़ गया, आपका डिनोमिनेटर उतने का उतना ही है, इसका मतलब आपकी COP बढ़ गई, है ना, आपकी COP यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन 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 यहाँ पर होता क्या है, आपके कंप्रेसर के ऊपर तो लोड कम हो गया, लेकिन इवापोरेटर के ऊपर क्या हो गया, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जहां उसको वेपर कंडीशन में भेजना था वहां पर वो वेपर कंडीशन में भेज पा रहा है क्या, नहीं, उसको सुपर हीटेड वेपर में भेजना पड़ रहा है। कहाँ पे भेजना पड़ रहा है, सुपर हीटेड वेपर, मतलब उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है आपके इवापोरेटर को। ठीक है, इसीलिए सुपर हीटिंग को आइडियल कंसेप्ट नहीं माना जाता है टू इंक्रीज द COP। लेकिन सुपर हीटिंग अगर हमको करना है तो वो हम किस लिए करेंगे, आपके कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, आपके कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि सुपर हीटिंग क्या होती है। तो आप क्या करेंगे, सुपर हीटिंग के लिए PV और TS डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपका कमेंट वहाँ पर लिखेंगे, COP निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सबकूलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछ सकता है ये सबकूलिंग। ठीक है, तो ये रही आपकी PV और TS डायग्राम। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर वन प्रोसेस पर ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन पर आपको लिक्विड को भेजना था, सॉरी वेपर को भेजना था, आपने किया। लेकिन कंडेंसर के ऊपर क्या कर दिया मैंने, कंडेंसर को थोड़ा सा और ठंडा करने के लिए बोल दिया। मतलब यहाँ पर देखिए लिक्विड जो था आपका, जो लिक्विड यहाँ पर है उसको यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, 3 पॉइंट पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, और ज़्यादा ठंडा कर रहा है। अब वो ठंडा कैसे भी कर सकता है, नेचुरल एयर से कर सकता है, फोर्स एयर से कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, उसको तो अपन वर्क दे ही रहे हैं, तो उसको तो अपन एक्स्ट्रा का वर्क दे ही रहे ना, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा कर देगा, मतलब 3 पॉइंट की जगह पे क्या करेंगे, उसको 3 पॉइंट पे लेके आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग उसका एक्सपांशन करेंगे। तो जो आपकी प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए थी, यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए थी, वो प्रोसेस आपकी यहाँ पर बढ़ गई। मतलब आपका जो न्यूमरेटर था COP का, याद कीजिए COP का फॉर्मूला क्या है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन H1 माइनस H4। तो ये H1 माइनस H4 जो है आपका जो लेंथ है वो बढ़ गया, मतलब एंथैल्पी का डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसकी वजह से आपकी COP क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और H2 माइनस H1 तो उतना ही है। ठीक है, मतलब आपकी COP देखिए यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ सब कूलिंग। मतलब अगर आप कंडेंसर को बोलते हो कि आप थोड़ा सा और ठंडा कर दो भैया, तो क्या होगा,
सब कूलिंग प्रोसेस होगी और आपकी सीओपी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये रही आपकी पीवी डायग्राम और ये रही आपकी टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में आपको इस सब कूलिंग को कुछ इस प्रकार से शो करना पड़ता है। ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो कौन सी प्रोसेस के बारे में बताएंगे आप लोग? सब कूलिंग के बारे में। ठीक है। आप उसका पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे, उसके सीओपी लिखेंगे और आपके कमेंट उसमें लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग। अगर मान लो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम बनाना है रेफ्रिजरेशन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों भी प्रोसेस एक साथ कर लूँगा। जनरली ऐसा करते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मेजर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे जैसे आइस प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों भी प्रोसेस साथ में करनी पड़ती है। तो उसमें मैंने क्या करूँगा, सिंपल प्रोसेस है वही, मैं यहाँ पर सुपर हीटिंग भी करूँगा और सब कूलिंग भी करूँगा, जिसकी वजह से मेरा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा कॉम्प्रेसर के ज़्यादा जो है लोड बढ़ सकता है इवोपरेटर के ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी सिमिलर सा प्रोसेस है। आपने क्या किया, सारे डायग्राम्स को इसमें मिक्स कर दिया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग। ठीक है। तो आई होप आपको चारों प्रोसेस समझ में होगी। सबसे पहले तो ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, फिर सुपर हीटिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद में आपका सब कूलिंग प्रोसेस और फिर उसके बाद में सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग प्रोसेस। ठीक है। और चारों के बारे में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। सो यूनिट आउटकम्स क्या अचीव हुए, हम डिस्क्राइब कर पाए डिफरेंट कंडीशंस ऑन वीसीआरएस सिस्टम। ठीक है। किसके लिए, टू इंक्रीज द सीओपी। रिव्यू ऑफ टूडेज लेक्चर, हमने ड्रॉ कर पाए पीवीएच और टीएस डायग्राम और हम डिफरेंट कंडीशंस को भी जान पाए। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करेंगे। ठीक है। एथिक्स का भी फॉलो करेंगे हम लोग। PO6 और PO7 मतलब आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस कि आपको कोई भी एक कंडीशन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका पीएच और टीएस डायग्राम बना के दिखाइए और उसको डिस्क्राइब कीजिए, या फिर आपको बोलेगा कि कोई भी एक कंडीशन है, चलिए इसकी सीओपी फाइंड आउट करके दिखाइए। मतलब कि वेट के लिए बोल देगा या फिर ड्राई के लिए बोल देगा या फिर सुपर हीटिंग के लिए बोल देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों भी क्वेश्चन का सार एक ही है कि आपको दोनों की पीएच और टीएस डायग्राम बनानी है, दोनों के बारे में डिटेल लिखना है और दोनों के सीओपी का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम देखेंगे मल्टी स्टेज पेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।